नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आदिकाल को सही तरीके से तैयार करें। इस विषय पर हम आप सभी से चर्चा करेंगे क्योंकि जब भी हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा सामना आदिकाल से होता है और आदिकाल का अध्ययन सही तरीके से हम कैसे करें इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जो कि क्रमबद्ध अध्ययन पर आधारित होगा। आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और बीए एमए के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी कोशिश होती है कि ऑब्जेक्टिव तैयारी के साथ साथ हम सब्जेक्टिव तौर पर अपना जो भी बेसिक लेवल है उसको तैयार कर लें, जिससे कि किसी भी तरीके से घुमाकर प्रश्न पूछा जाए तो हम आसानी से उनका जवाब दे पाएँ। तो यही हमारा प्रयास रहता है। उम्मीद है कि जो हम सीरीज चला रहे हैं वो सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, जिसके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम आप सभी को कितना पसंद आ रहा है। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट्स आता है कि सर आप जल्दी-जल्दी फला-फला टॉपिक को बता दीजिए, पढ़ा दीजिए, मानो अब धरती पर रहना ही नहीं है, कहीं और जाना है। लेकिन हमारा प्रयास होता है कि हमें उन ऑफ़रों से युक्त जो भी कोचिंग सेंटर हैं या फिर चैनल्स हैं, उनसे अलग आप सभी से चर्चा करना है। आराम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, अपनी समझ को विकसित करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप अगर पुराने समय से जुड़े हुए हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपको बस सिलेबस प्रिंट आउट करना है और फिर इस वीडियो लेक्चर को मिलाते हुए पढ़ना है। क्योंकि जितनी चिंता आप सभी को है, उतना ही चिंता मुझे भी रहती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारा जो कंटिन्यू अध्ययन है, वो लगातार चलता रहता है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के। क्योंकि हमारा इंटेंशन साफ है कि जो भी विद्यार्थी सुदूर इलाके के हैं, जो अच्छी जगह नहीं पढ़ाई कर पाए और जो हिंदी साहित्य को समझना चाहते हैं, उनके दृष्टिकोण से हमें आप सभी से मिलना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है। तो आराम से हम चीज़ों को समझेंगे और परीक्षा रहते सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। इतना तो हम आप सभी को वादा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बातों ही बातों में हम टॉपिक 5 पर आ चुके हैं और हमारे दिमाग में आया, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षार्थियों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हम किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो इस चीज़ को लेकर मैं भी सोचता रहता हूँ और उसका परिणाम ये है कि हमें लगा कि आदिकाल को विस्तार से पढ़ाने की अपेक्षा सबसे पहले हम देखते हैं कि उसे सही तरीके से कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इस कालखंड को पढ़ने में हमारा मन भी लगे। तो जब भी हम आदिकाल पढ़ते हैं, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि आदिकाल का विकास 2 भागों में बाँटकर देखा जा सकता है। पहला भाषा की दृष्टि से और दूसरा साहित्य की दृष्टि से। जब आप आदिकाल पढ़ेंगे या फिर उस समय की रचनाओं को पढ़ेंगे, तो आपको बार-बार संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, तब हिंदी जाकर आप समझ पाएँगे। यानी कि आदिकाल को पढ़ते हुए हमें दोहरे दृष्टिकोण से समझने की ज़रूरत है, एक भाषा के दृष्टिकोण से और दूसरा साहित्य के दृष्टिकोण से। भाषा के दृष्टिकोण से ये काल हमें तब बोझिल और कठिन लगने लगता है, जब हमें उस समय की भाषाओं का अच्छे से ज्ञान नहीं होता है या फिर हम अध्ययन नहीं किए रहते हैं। कारण ये भी है कि आदिकाल में जिन-जिन भाषाओं का उपयोग यहाँ पर किया गया है, वो सभी भाषाएँ हम केवल किताबों में पढ़ते हैं, ना इसका हम कहीं व्यवहार में देखते हैं। तो इसलिए हमें ये खंड थोड़ा-सा कठिन दिखाई पड़ता है। जैसे कि संस्कृत से तो हम परिचित हैं, लेकिन पाली, प्राकृत ये हमारे लिए केवल किताबी भाषा के तौर पर है। अपभ्रंश को हम हिंदी के बहाने पढ़ते हैं और इसके बाद जो अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप अवहट्ठ और पुरानी हिंदी देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी अपभ्रंश से लेकर हिंदी के विकास तक थोड़ा बहुत हम हिंदी के विकास के क्रम में पढ़ लेते हैं कि अपभ्रंश क्या है, अवहट्ट क्या है या फिर पुरानी हिंदी क्या है। जब मैं कह रहा हूँ पुरानी हिंदी, तो ये सभी शब्द आप कभी न कभी पेपर में देखे होंगे कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, ठीक है? तो ये सब सवाल आते रहे। तो मोटे तौर पर देखा जाए, तो भाषा की दृष्टि से आदिकाल को पढ़ते हुए आपके मन मस्तिष्क में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी
आनी चाहिए और इन शब्दों का अर्थ भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब इस कालखंड में शैली का भी प्रयोग अलग-अलग कवियों ने किया हुआ है। डिंगल शैली का प्रयोग और पिंगल शैली का प्रयोग। डिंगल में आप देखेंगे कि अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी का प्रयोग किया गया है और पिंगल में ब्रज मिश्रित राजस्थानी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जब हम वीरगाथा काल के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें डिंगल शैली का प्रयोग ज्यादातर दिखाई पड़ता है। वहीं हम अगर साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो इस कालखंड में कई तरीके के साहित्य लिखे गए, जिसमें रासो साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और लोक साहित्य जैसे शब्दों से आपका बार बार सामना होगा। तो यदि आप भाषा के दृष्टिकोण से और साहित्य के दृष्टिकोण से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं तो फिर आदिकाल पढ़ते समय आप बिल्कुल बोझिल महसूस नहीं करेंगे और फिर कठिनाई का आभास भी नहीं करेंगे। क्योंकि आदिकाल हमने देखा है कि इतिहास पढ़ाते हुए बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में जो भी टीचर्स आते हैं सबसे पहले आदिकाल को पढ़ाते हैं। हमने तो कई जगहों पर देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम पर आदिकाल ही कई बार पढ़ाया जाता है, बार-बार टीचर्स आके उसको दोहराते हैं। बाद में अगर किसी का मन बदला तो भक्ति काल तक चला गया। बाकी को फिर आपको अपने आधार पर ही पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे आगे चलकर आप सभी को कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, आप सभी को अच्छे चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो मेरी कोशिश ये है कि प्याज की परत की तरह सतह दर सतह आपकी चिकनाई बढ़ती जाए, आपका दिमाग रबर की तरह बढ़ता जाए। ठीक है ना? तो मैं जैसा सोचता हूँ, चाहता हूँ कि उसी तरीके से अपने विद्यार्थियों के समक्ष अपनी बातों को रखूँ, जिससे कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है कि आदिकाल जब आप पढ़ेंगे तो उसको भाषा की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि आदिकाल ही भाषा के दृष्टिकोण से और साहित्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आगे के जो कालखंड है वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस कालखंड में थोड़ा-सा भाषा क्या है, बड़ा जकड़न भरी हुई है, इसमें कई भाषाओं का उलझाव है। इसलिए ये कालखंड कठिन लगने लगता है और इसकी भाषा शैली भी कठिन दिखाई पड़ती है। तो आसानी के लिए हम सबसे पहले जो हिंदी का पहला परिमार्जित और परिनिष्ठित हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनके आधार पर इस कालखंड को देखने का प्रयास करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने आदिकाल को कुल 4 प्रकरणों में बाँटा हुआ है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 और प्रकरण 4। इन प्रकरणों को आपको केवल 1, 2, 3, 4 के आधार पर नहीं देखना है, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 1 को किस शीर्षक से संबोधित किया है और उसका खास उद्देश्य रहा है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार हमने देखा है यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में यहाँ से भी सवाल आया हुआ है और बदलते हुए पैटर्न पर मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम में भी इसी तरीके से सवाल आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 2 को किस काव्य के रूप में देखा है, प्रकरण 3 को किस काव्य के रूप में देखा है और फुटकल रचनाओं के बारे में किस प्रकरण में उन्होंने चर्चा की हुई है। तो देखिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर करके रखना है कि प्रकरण 1 के अंतर्गत उन्होंने सामान्य परिचय दिया हुआ है। अब सामान्य परिचय, एक तो परिचय होता है, दूसरा सामान्य परिचय होता है। यदि आप सामान्य परिचय को समझ जाते हैं तो आप उस कालखंड के बारे में अपने दिमाग में फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, रूप तैयार कर सकते हैं कि आगे इसमें क्या-क्या पढ़ना है। तो प्रकरण 1 के अंतर्गत सामान्य परिचय, प्रकरण 2 के अंतर्गत अपभ्रंश काव्य की चर्चा उन्होंने की हुई है। क्योंकि हमने आप सभी को इसके पहले बताया कि भाषा के दृष्टिकोण से हमें आदिकाल को देखना है, कैसे-कैसे भाषा का विकास हुआ और उसी से संबंधित साहित्य का भी विकास हुआ। तो प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य की चर्चा की गई है। प्रकरण 3 के अंतर्गत देश भाषा काव्य की बात की गई है और इसी देश भाषा काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। मान लीजिए आपने खूब वन लाइनर किताबों को पढ़ा, एक से अधिक बार पढ़ा, लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य को वीर गाथा काव्य कहा था, तो आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि वीर गाथा काल देश भाषा काव्य को संबोधित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और ये भी प्रकरण 3 के अंतर्गत उन्होंने उल्लेख किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
कि इतिहास दृष्टि का एक खास लक्षण ये रहा है कि जो भी चीजें उनको समझ में नहीं आई उनको उन्होंने एक फुटकल खाता में रखना चाहा। उसी तरीके से आदिकाल को भी प्रकरण 4 के अंतर्गत फुटकल रचनाएं नाम से लिखा हुआ है और इसमें उन्होंने लोक भाषाओं का अध्ययन किया है। खासतौर से लोक भाषाओं में रचित रचनाकारों और रचनाओं को उन्होंने रखा हुआ है, जिसमें अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। और वही अमीर खुसरो जिनको कि हम परीक्षाओं में कई बार देखे हैं कि खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आमिर खुसरो का नाम वहां पर आ जाता है। यानी आदिकाल में ही आप देखेंगे कि खड़ी बोली का प्रयोग शुरू हो गया था। उस समय खड़ी बोली को आज की खड़ी बोली की तरह नहीं देखा जाता था, बल्कि उसको एक क्षेत्र विशेष का देखा जाता था। इसलिए यहाँ पर लोक शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे चलकर यही खड़ी बोली आज हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है, मानी जाने लगी है। लेकिन आदिकाल का जब दौर था तो ये खड़ी बोली लोक बोली के तौर पर थी। और उस जमाने में खुसरो के बाद जो दूसरा नाम आता है विद्यापति का, विद्यापति लोक भाषा का प्रयोग किया जिसमें कि मैथिली भाषा का नाम लिया जाता है। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मैथिली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है या फिर किस एरिया में बोली जाती है। तो कुल मिलाकर जब भी आप आदिकाल पढ़ने जाएंगे तो उसमें अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य और लोक भाषा काव्य, ये तीनों काव्य आपके दिमाग में आने चाहिए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस भाषा काव्य के आधार पर इस कालखंड को वीरगाथा काल कहा था, वो भी आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो मेरी कोशिश थी कि आदिकाल पर मैं विस्तार से पढ़ाऊं, उसके पहले आपके दिमाग में उस फॉर्मेट को रखूं, उस संरचना को रखूं जो कि पहले से मौजूद होनी चाहिए। आगे हम और विस्तार से बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही इतिहास ग्रंथ के आधार पर कि उन्होंने किस तरीके से आदिकाल का अध्ययन किया हुआ है और किस किस प्रकरण में किस किस विषय वस्तु की चर्चा की हुई है। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने काल विभाजन का जिक्र किया है। काल विभाजन को किसी प्रकरण में नहीं रखा है, बल्कि उसके अंतर्गत 2-3 टॉपिक्स हैं जिनको कि ध्यान में रखना है। जनता और साहित्य का संबंध। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप एग्जाम में जाते हैं और इतना ही दूर तक पूछ लिया जाता है कि जनता और साहित्य का संबंध लेख या शीर्षक से किसने लिखा हुआ है, तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं वो तुरंत बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो भी विद्यार्थी इधर उधर के नोट्स पे, कोचिंग्स पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वहां पर जल्दी जल्दी चीजें बताई जाती हैं, समझाने का प्रयास बहुत कम किया जाता है। हमें भी कोचिंग्स का अनुभव है, हालांकि हमने यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए कोचिंग ज्वाइन की हुई थी, लेकिन निराशा ही मिली वहां पर। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जनता और साहित्य का संबंध शीर्षक से लेख लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल, ठीक है, तो ये किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा है। 4 काल खंडों में बांटा हुआ है, जिसका जिक्र हमने काल विभाजन के समय में किया था और नामकरण के समय में भी किया था। और तीसरा टॉपिक है इन कालों के नामकरण का तात्पर्य। यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चारों काल खंडों का नामकरण किया तो उसका तात्पर्य क्या रहा, उसका उद्देश्य क्या रहा। तो ये सारी चर्चाएं उन्होंने काल विभाग नामक शीर्षक में किया है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार हम मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं लेकिन किताबों के विषय सूची को हम नहीं देखते हैं। कई बार विषय सूची से ही सवाल आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि अब धीरे धीरे आदिकाल के तरफ आपका दिमाग बढ़ना शुरू हो गया होगा कि हाँ, मुझे इस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। आप बार बार किसी के नोट्स को, किसी के कोचिंग के पीछे क्यों भागेंगे? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप मजे वे प्रतियोगी छात्र की तरह तैयारी करेंगे, और न तैयारी करेंगे बल्कि दूसरे को बताएंगे भी। तो प्रिय विद्यार्थियों, काल विभाग के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो दूसरा शीर्षक है आदिकाल पर विचार किया है। आप देख रहे हैं कि इन्होंने विषय सूची के अंतर्गत ही आदिकाल शब्द का प्रयोग किया है, वीरगाथा काल का प्रयोग नहीं किया है, आदिकाल का प्रयोग किया है। और जैसा कि जब भी आदिकाल की बात आती है तो हमारे दिमाग में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में भी आदिकाल शब्द का प्रयोग किया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आदिकाल की चर्चा करते हुए उन्होंने प्रकरण 1 के अंतर्गत सामान्य परिचय दिया हुआ है, और सामान्य परिचय में कई शीर्षक दिए गए हैं।
और उनके सामने जो भी संख्याएं दी गई हैं वो सब पेज नंबर है। कुछ बच्चे बहुत भोले होते हैं, पूछते हैं कि ये संख्या का मतलब क्या है। तो मैं तो ये जानता हूं कि हमारे बच्चे इतने तो सतर्क और जानकार हैं कि वो जान जाएंगे कि कहीं भी विषय सूची की बात की गई है तो वो संख्याएं ही दी गई होंगी, क्योंकि आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं से इतना डरे हुए रहते हैं कि आपको लगता है कि आपका कुछ छूट तो नहीं जा रहा है। तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, आपको हमने चीजें क्लियर करके बता दी। आदिकाल प्रकरण 1 के अंतर्गत सामान्य परिचय में उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल। आप देखेंगे कि आदिकाल को उन्होंने आविर्भाव काल नाम भी दिया हुआ है। बहुत कम लोगों का ध्यान इस साइड जाता है। बस एक बार एग्जाम में ये प्रश्न के तौर पर आने की जरूरत है। इसके बाद आप देखेंगे कि सभी कोचिंग वाले, सभी नोट्स वाले चिल्लाना शुरू कर देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल तो कहा ही, साथ में आविर्भाव काल भी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उनको पता चल गया कि अनुराग हिंदी एकेडमी में बहुत पहले ही इस चीज को बता दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल तो कहा, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने सामान्य प्रकरण के अंतर्गत सामान्य परिचय देते हुए हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल नाम से एक लेख लिखा है, एक छोटा सा खंड लिखा हुआ है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। मान लीजिए इतना ही दूर तक के सवाल पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल नाम से किसने लेख लिखा है या फिर शीर्षक से किसने लिखा है, तो हमारे पूरे विद्यार्थी जितना यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो प्रसन्नता से झूम उठेंगे और इस प्रश्न का सही जवाब देकर आएंगे। बाकी सब परीक्षार्थी आपस में चर्चा करेंगे कि हमने इतनी वन लाइनर किताबें पढ़ ली, इतनी नोट्स पढ़ ली, कहीं पर ये नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन तब हमारे विद्यार्थी बताएंगे कि आप इस चैनल को नहीं फॉलो करते हैं क्या, अनुराग सर को फॉलो कीजिए और वहां से आपको सटीक जानकारी मिल सकती है। तो बातों ही बातों में मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। आदिकाल यानी वीर गाथा काल चल रहा है तो मैं अपने को वीर नहीं घोषित कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपके दिमाग में चोट कर रहा हूँ, आपके दिमाग में चीजों को बैठा रहा हूँ कि जब भी हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल आएगा तो आप बता देंगे कि इसकी चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में किया हुआ है। इसी में अगला जो शीर्षक है, प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य। आदिकाल की अवधि, इस काल के आरंभ की अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। आपने कई बार देखा होगा, यह भी सवाल पूछा गया है कि किस कालखंड के बारे में अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति की चर्चा की गई है, वो है आदिकाल। रासों की प्रबंध परंपरा, रासों की जब भी बात आएगी तो आदिकाल का नाम आपके दिमाग में आ जाएगा स्वतः। इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार, अपभ्रंश परंपरा, देशी भाषा, तो ये सामान्य परिचय के अंतर्गत है। यानी कि जब भी आप आदिकाल पढ़ेंगे तो शुरुआत में आदिकाल से संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको पढ़ना होगा। फिर उस जमाने में प्राकृताभास, इसकी अंतिम अपभ्रंश अवस्था को ही हम हिंदी भाषा के तौर पर जानने लगे। तो सबसे पुराने जो पद्य रहे या फिर कवि रहे उनके बारे में पढ़ना है। फिर आदिकाल की अवधि के बारे में पढ़ना है कि कब से कब तक माना गया है। फिर उसके जो खास प्रवृत्ति रही है अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट का मतलब कि ये एकदम से क्लियर नहीं, एक से अधिक प्रवृत्तियां उसमें दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए आदिकाल के नामकरण को लेकर आप देखेंगे कि 50 मत रहे हैं, क्योंकि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति है, वह उसकी प्रवृत्ति क्लियर नहीं दिखाई पड़ती है। अनिर्दिष्ट का मतलब यह है कि जो साफ साफ दिखाई न दे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आदिकाल का नामकरण इतना क्यों है, क्योंकि जिसको जो जो चीजें समझ में आती हैं, ठीक उसी कहानी की तरह कि एक गांव में एक हाथी गया हुआ था और उस गांव में 7-8 अंधे रहते थे और उस हाथी को जैसे जैसे उन्होंने स्पर्श किया वैसे वैसे उन्होंने अपने मंतव्य को दिया। किसी को सांप की तरह हाथी दिखाई दी, किसी को सूप की तरह दिखाई दी, किसी को गद्दे की तरह दिखाई दी, किसी को खंबे की तरह दिखाई दी, किसी को झाड़ू की तरह दिखाई दी। उसी तरीके से आदिकाल भी लोगों को अलग अलग ढंग से दिखाई पड़ा। अगला जो प्रकरण है वो है अपभ्रंश काव्य। अब ये क्लियर हो गया कि इस कालखंड में अपभ्रंश एक भाषा के तौर पर विकसित होती हुई दिखाई पड़ती है। तो क्यों ना प्रकरण 2 को हम अपभ्रंश काव्य के तौर पर देखें। अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा के साहित्य का आविर्भाव काल। इस काव्य भाषा के विषय में अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ, किस शिलालेख में हुआ, पूरी चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की हुई है। और आप देखेंगे कि परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जाते रहे। अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति के बाद जैन ग्रंथकारों की अपभ्रंश रचनाएं,
इनके छंद, बौद्धों का वज्रयान संप्रदाय, इसके सिद्धों की भाषा, इन सिद्धों की रचनाओं के कुछ नमूने, बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप, संध्या भाषा, वज्रयान संप्रदाय का प्रभाव, इसकी महासुख अवस्था, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल, इसकी वज्रयानियों से भिन्नता, गोरखनाथ का समय, नवनाथ, मुसलमानों और भारतीय योगियों का संसर्ग, गोरखनाथ की हठ योग साधना, नाथ संप्रदाय के सिद्धांत, इनका वज्रयानियों के से साम्य, नाथ पंथ की भाषा, इस पंथ का प्रभाव, इसके ग्रंथ, इन ग्रंथों के विषय, साहित्य के विकास में केवल भाषा के विकास की दृष्टि से इनका विचार, ग्रंथकार परिचय, विद्यापति की अपभ्रंश रचनाएं, अपभ्रंश कविताओं की भाषा। तो आप देख रहे हैं कि अपभ्रंश काव्य पूर्ण रूप से अपभ्रंश साहित्य और भाषा पर निर्मित है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि केवल इंडेक्स को बढ़िया से आपने देख लिया, सूची को आप देख लिए तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वज्रयान संप्रदाय का संबंध बौद्धों से है, वज्रयान का प्रभाव आगे चलकर सिद्धों पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तांत्रिक रूप किसमें दिखाई पड़ता है? बौद्ध धर्म का जो तांत्रिक रूप है। संध्या भाषा का प्रयोग सिद्धों की भाषा का एक शैली थी, संध्या भाषा। फिर वज्रयान संप्रदाय का प्रभाव क्या रहा और महासुख अवस्था की चर्चा किसमें की जाती है? तो जाहिर सी बात है कि वज्रयान और सिद्धों से इसको जोड़कर देखा जा सकता है। इसके बाद गोरखनाथ के नाथ पंथ का प्रारंभ होता है और कैसे नाथ पंथ और वज्रयानी यानी सिद्ध पंथ ये दोनों कैसे अलग अलग हैं। फिर गोरखनाथ के समय से भी सवाल कई बार पूछा जाता है, तो इसमें चर्चा की गई है। नाथों की संख्या जो 9 है उसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। साथ में हठ योग साधना का संबंध किससे है? गोरखनाथ से है। ठीक है, नाथ संप्रदाय के सिद्धांत कौन कौन से रहे, क्या क्या उसमें बातें की गई और इनका सिद्धों से क्या साम्य है यानी समानता है। इस इंडेक्स को देखने के बाद अगर आप पीएचडी इत्यादि के शीर्षक को लेकर परेशान हैं तो यहां से भी आप देख सकते हैं। इंडेक्स से ही बहुत सारे आप देखेंगे टॉपिक्स निकल सकते हैं यहाँ पर कि नाथों और सिद्धों में क्या समानता रही। रचनाकारों को ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छा सा टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर केवल भाषा के विकास की दृष्टि से इन पर विचार किया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इसके बाद विद्यापति की अपभ्रंश रचनाएं। इसके पहले हमने बताया कि विद्यापति का संबंध मैथिली से, लेकिन उन्होंने अपभ्रंश में भी रचनाएं की। तो कौन कौन सी रचनाएं थी? और इसके बाद अपभ्रंश कविताओं की भाषा पर विचार किया गया। तो प्रकरण 2 आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि ये अपभ्रंश काव्य से संबंधित है। अब आगे बात करते हैं प्रकरण 3 जो कि देश भाषा काव्य से संबंधित है। आप देश भाषा जब बोल रहे हैं तो आप देखेंगे कि कई रचनाएं जिसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया जाता है, कई जगह पर ब्रज भाषा का प्रयोग भी दिखाई पड़ता है, तो इसको देश भाषा काव्य के तौर पर जोड़ लिया गया। हालांकि इन सब में अपभ्रंश कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है जो कि एक नई शैली को जन्म देता है जिसको हम बोलते हैं डिंगल शैली। उसी तरीके से हम ब्रज भाषा और अपभ्रंश को मिलाकर देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं पिंगल शैली। ठीक है, कई बार ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो अपभ्रंश के बाद प्रकरण 3 के अंतर्गत देश भाषा काव्य का जिक्र किया गया है और इस देश भाषा काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम से भी संबोधित किया है और इसका समय यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। ठीक है, और कुछ कुछ किताबों में मिस्टेक्स भी है, ठीक है ना, तो उसको भी ध्यान में रखना है। संवत 1050 से संवत 1375 होना चाहिए और अगर आप इसको ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 993 से आपको ध्यान में रखना है कि 1318 ईस्वी होना चाहिए। तो मोटे तौर पर मैं अपने विद्यार्थियों को बताता हूं कि आदिकाल यानी वीरगाथा काल को 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा साहित्य और भाषा के विकास के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर परीक्षाओं में आप जाएंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में यहाँ पर रखिए आप, क्योंकि वहां पर आपके नंबर्स होते हैं तो वहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब वीरगाथा काल के अंतर्गत क्या क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अध्ययन किया है और आपको भी अध्ययन करना है। देश भाषा काव्यों की प्रामाणिकता में संदेह। अक्सर आप देखेंगे जितने भी रासो काव्य हैं वो सभी ग्रंथ प्रामाणिकता के संदेह में, और खासतौर से हमारा जो पहला महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, इसको तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जाली ग्रंथ कहा है, लेकिन
कलात्मकता के दृष्टिकोण से, शिल्प के दृष्टिकोण से उसे हम पहला महाकाव्य मान सकते हैं। लेकिन इतिहास के आधार पर उसकी प्रामाणिकता पर क्या है? संदेह है। तो देश भाषा काव्यों की प्रामाणिकता में संदेह पर चर्चा की गई है। इन काव्यों की भाषा और छंद में कौन कौन सी प्रमुखता रही है, खासतौर से छंदों से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। आपको ध्यान में रखना है पृथ्वीराज रासों का अध्ययन करते समय, जिसके ऊपर हम भी आगे चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए, आराम से। जो भी आप 25 मिनट 30 मिनट इस चैनल पर देते हैं, यहाँ से आप कुछ लेकर जाइए और लगे कि आपने समय दिया है, तो आप दिन भर रात भर प्रसन्न रहें, खुश रहें। आगे आप प्रतीक्षा में रहें कि अगला कौन सा टॉपिक हो सकता है और उसको कैसे हमें पढ़ना है। हमें इसी धरती पर ही रहना है, कहीं जाना नहीं है। अंतिम सांस तक आप सभी को तैयारी करना है, मुझे तैयारी करवाना है, और बीच में सफलता सफलता का संबंध जुड़ा रहेगा। वीरगाथा काल के अंतर्गत ही हमें तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में भी पढ़ना है। वीर गाथाओं का आविर्भाव कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ना है। इनके मुख्य दो रूपों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चर्चा की है, उसको भी समझना है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर अलग अलग आलोचकों ने विचार किया हुआ है। किसी ने इसको रासक से माना है, किसी ने रसायन से माना है, किसी ने कुछ से माना है, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और जो प्रमुख ग्रंथ हैं जो कि प्राय सवालों में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में आते रहते हैं, उनको भी हमें देखना है और उनका परिचय भी देखना है। तो ये हो गया प्रकरण 3 के अंतर्गत देश भाषा काव्य। और आखिरी जो प्रकरण है, प्रकरण 4, जिसका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया फुटकल रचना है, जिसके अंतर्गत हमें लोक भाषा के पद्य पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें अमीर खुसरो और विद्यापति दो ही कवियों का यहाँ पर जिक्र है। तो जहां पर हमने बताया कि खुसरो खड़ी बोली से संबंध रखते हैं और विद्यापति मैथिली से संबंध रखते हैं। तो इनका आदिकाल और फिर आगे के कालखंडों पर क्या प्रभाव रहा है, उसको भी हम इस खंड में पढ़ते हुए समझ पाएंगे। तो उम्मीद है कि आदिकाल को सही तरीके से हम कैसे पढ़ें, किन किन चीजों को ध्यान में रखें, वो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। चाहे आप इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तब भी ध्यान में रखेंगे, वन लाइनर किताबों को पढ़ेंगे तब भी ध्यान रखेंगे, और अगर कहीं के नोट्स को पढ़ेंगे तो और विशेष ध्यान रखेंगे कि ये नोट्स मेहनत करके बनाए गए हैं या फिर ऑफरों से ही युक्त हैं या फिर लॉलीपॉप ही दिए गए हैं। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य रहता है कि हमें आपको लॉलीपॉप नहीं देना है, ऑफर नहीं देना है, हमें आत्मीय ढंग से आपसे जुड़कर पढ़ना है और पढ़ाना है। और हमें उस कमेंट्स का इंतजार करना है कि सर आपकी वजह से मेरी नौकरी लग गई, मैं सफल हो गया और मैं अब खुश हूँ, और आपके चैनल के बारे में हमने दूसरे को भी बताया हुआ है। ये चीज मुझे सुनने की इच्छा रहती है। बाकी इच्छाओं का क्या है, इच्छाएं अनंत होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा कि आदिकाल को सही तरीके से जो पढ़ने का हमने आप सभी को गुरु मंत्र दिया, वो आपके कितने काम में आ रहा है। जरूर कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।